हेलो। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि साहब हमने है जो भूगोल की ज्योग्राफी की जो क्लासेस शुरू की हैं, और ज्योग्राफी में हमने एक टॉपिक है जो कंप्लीट कर लिया है, और वो हमने किया था हमने भारत का स्थिति और विस्तार वाला, और उसमें हम सीमाओं वाला भी कर चुके थे। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने जो शुरू किया था वो शुरू किया था हमने भारत के भौतिक प्रदेश। और जो हमने भारत के जो भौतिक प्रदेश शुरू किए थे उसमें आज हमारे हिमालय की लास्ट क्लास होगी, और हिमालय हमने लगभग पढ़ ही लिया साहब। हिमालय का थोड़ा सा हिमालय बचा, फिर हमारा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और जय हिंद और जय हिंद और जय भारत के साथ हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। और जो उसके साथ बने रहेगा आखिरी पॉइंट तक बने रहेगा, क्योंकि यकीनन के साथ मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस क्लास के से आपको आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगेंगे साहब ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। तो चले तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। देखिएगा साहब, हमने जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में हमने बात की थी सिडनी बुराई की। सिडनी बुराई ने साहब जो हिमालय था इस हिमालय को 4 भागों में बांटा था, और वो मैंने 4 भागों में से पहला पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर अपना नेपाल हिमालय, फिर कौन सा असम हिमालय, और 4 भाग से मैंने पहले वो डायग्राम बनाया था, और 4 भाग डायग्राम बनाने के बाद में मैंने पंजाब हिमालय की बातें कर चुका था। और अब हम नेक्स्ट वाला जो हिमालय पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, अपना कुमाऊं हिमालय। तो देखिएगा, यानी सिडनी उराई ने हिमालय को कितने भागों में बांटा दोस्तों, कितने भागों में बांटा है, 4। और 4 एक बार फिर से बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले कौन सी नदी बहती है यहाँ से, सिंधु से लेकर के सतलुज के मध्य, सिंधु से लेकर के सतलुज के मध्य ये जो मैदान था ये जो है ये कौन सा है, पंजाब हिमालय। और इसकी पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी बताई थी मैंने, 560 किलोमीटर। ये 560 किलोमीटर लंबा है। और उसके बाद में सतलुज से लेकर के काली नदी के मध्य यहाँ पर हिमालय फैला, वो कौन सा फैला है, कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय फैला है, कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है साहब, 320 किलोमीटर। हमने ये तो पढ़ लिया था, और आज हम इसे शुरू करने वाले हैं। और उसके बाद काली से लेकर के तीस्ता के मध्य यहाँ पर हिमालय फैला, वो कौन सा था, नेपाल हिमालय। और इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी अपनी, 800 किलोमीटर। और तीस्ता से लेकर आखिरी नदी बहती वो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र इसके मध्य जो हिमालय फैला था वो कौन सा हिमालय था, अपना असम हिमालय। और इस असम हिमालय की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 750 किलोमीटर, यानी 750 किलोमीटर। ये बात मैंने है जो कल बता दी थी, और इसमें मैंने पंजाब हिमालय वाली बात कर ली थी, और आज हम थोड़ी सी कुमाऊं हिमालय वाली बातें करते हैं। तो देखिएगा आगे बात, तो लगाई अपनी हेडिंग कॉपी के अंदर कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय। देखो साहब, अब जो ये हमारा कुमाऊं हिमालय है, एक कुमाऊं हिमालय, पहला पॉइंट कुमाऊं हिमालय का, कुमाऊं हिमालय सतलुज से लेकर काली नदी के मध्य, कहाँ तक फैला है, तो सतलुज से लेकर के काली नदी के मध्य। आपसे लंबाई पूछ ले तो लंबाई कितनी बताओगे साहब, 320 किलोमीटर। समझ गए। अब देखिएगा अगली बात, सबसे ऊंची चोटी, मतलब कुमाऊं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है नंदा पर्वत। कौन सा, नंदा पर्वत, यानी नंदा पर्वत। तो हमने बोला था कि पंजाब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो तो थी नंगा पर्वत, लेकिन यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर है नंदा पर्वत। कौन सी है, नंदा पर्वत। अब देखिएगा अगली बात कौन सी है साहब, प्रमुख तीर्थ स्थल। तो ये जो हिमालय फैला ये विशेषतः कहाँ पर फैला, उत्तराखंड में फैला है। और आप जानते हो यहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ,
ये यहाँ पर प्रमुख क्या है साहब, तीर्थ स्थल है। ये यहाँ पर प्रमुख क्या है, तीर्थ स्थल। तो ये अपना 2 नंबर वाला भाग जो कुमाऊं हिमालय वाला भाग कंप्लीट हो गया। सतलुज से लेकर के काली के मध्य लंबाई 320 किलोमीटर, सबसे ऊंची चोटी नंदा पर्वत और प्रमुख तीर्थ स्थल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। समझ गए बात। अब देखिएगा अगला जो तीसरा हिमालय और वो कौन सा है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय अपनी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी साहब, 800 किलोमीटर। कौन कौन सी नदियों के मध्य इसका विस्तार है, तो काली से लेकर, काली नदी से लेकर तीस्ता के मध्य, तीस्ता के मध्य, यानी काली नदी से लेकर के कहां तक, अपना तीस्ता के मध्य कौन सा फैला हुआ है, तो कौन सा फैला हुआ है, अपना नेपाल हिमालय। देखिएगा अब अगली बात देखिएगा साहब। अब जो ये हमारा नेपाल हिमालय है, इस नेपाल हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी, कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी आप जानते हो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। दूसरी पूछ ले तो दूसरी आप बता दोगे कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा भी कहां पर, तो इसी हिमालय में स्थित है। अब देखिएगा अगली बात, यह हिमालय का सबसे बड़ा वह सबसे ऊंचा भाग है। आपसे पूछ लेना हिमालय का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाग कौन सा हिमालय, तो कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय है, ऊंचा भाग है। ये लो साहब। अब देखो यहाँ पर एक जो प्रसिद्ध घाटी वो कौन सी है, काठमांडू घाटी। वैसे तीर्थ स्थल यहाँ पर अपना नेपाल में हमारा कोई लेना देना नहीं। अब देखिएगा तो नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। काली नदी से लेकर के तीस्ता के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो अपनी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। दूसरी आपसे पूछ ले तो कौन सी है, कंचनजंगा। यह हिमालय का सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा तो देखो कितने किलोमीटर के अंदर फैला हुआ, 800 किलोमीटर में। और सबसे ऊंचा भी यही है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है और कंचनजंगा भी कहां पर है, यहीं पर है। लो जी, हमने 2 बातें कर ली थी। अब देखिएगा जो तीसरी हिमालय हम पढ़ने वाले हैं, वो तीसरा कौन सा पढ़ने वाले, चौथा, तीसरा थी हमने। अब देखो चौथा वो कौन सा है, असम हिमालय। और असम हिमालय के देखिए बात, पहले कितने किलोमीटर लंबा है, तो ये लंबाई आपसे पूछ ले तो वो आप कितनी बताओगे, 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर। अगली बात साहब, किन किन नदियों के मध्य है, तो तीस्ता से लेकर के काली, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य। समझ गए साहब। अब अगली बात, सबसे ऊंची चोटी तो ध्यान रखना कौन सी है, नामचा बरवा। मैंने ये बात बताई थी ना आपको, नामचा बरवा की थोड़ी बहुत बात है। अब ये नामचा बरवा है कहां पर, तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश, यानी चीन अधिकृत अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिएगा इसके बाद में यहां पर कुछ अन्य चोटियां भी है, तो अन्य चोटियों के नाम ध्यान रखना आप। अन्य चोटियां जो यहीं पर पढ़ाई जाती है, अन्य चोटियां कौन कौन सी हैं, कुल्ला कांगड़ी। आपसे पूछ लेना कुल्ला कांगड़ी चोटियां कहां पर है, तो ये अपने अरुणाचल प्रदेश में है। और कौन से हिमालय का भाग है, तो असम हिमालय का क्या है साहब, भाग है। अब देखिएगा अगली बात, यह हिमालय का, यहीं पर लिख देता हूं, यह हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा व ऊंचा भाग है, दूसरा सबसे ऊंचा भाग है। पहला सबसे ऊंचा भाग कौन सा, तो नेपाल हिमालय। और दूसरा सबसे ऊंचा भाग और सबसे बड़ा भाग पूछ ले तो कौन सा है, असम हिमालय। लो जी, ये जो हमने सिडनी बुराई ने जो 4 भागों में बांटा था, ये जो पंजाब हिमालय था वो तो हमने कल देख लिया था, मतलब पिछली क्लास में। और बाकी ये जो तीनों जो पार्ट हमारे बचे हुए तो तीनों बातें यहाँ कर ली। एक बार वापस देख, कुमाऊं हिमालय सतलुज से लेकर के काली नदी के मध्य, लंबाई 320, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंदा पर्वत, प्रमुख तीर्थ स्थल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।
नेपाल हिमालय लंबाई 800 किलोमीटर, काली नदी से लेकर के तीस्ता के मध्य सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। यह हिमालय का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा भाग है। अगला देखिएगा असम हिमालय लंबाई कितनी 750 किलोमीटर, तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नामचाबरा, जो कहाँ पर आंध्रा अपने अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद में अपनी अन्य चोटियां कुल्ला और कांगड़ी, और उसके बाद ये हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे क्या है ऊंचा भाग है। लो जी, ये हमारा हिमालय का जो पार्ट था वो हिमालय का पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फटाक से इन चीज़ों का क्या लेजिली मित्र दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर फटाक से इन चीज़ों को एक बार क्या कर लो, अपनी कॉपी के अंदर दर्शा लो, और उसके बाद में हम अगली चीज़ पढ़ते हैं। अब देखो अगली बात है, तो लो साहब हमने हिमालय को बड़ा विस्तार से और आराम आराम से हिमालय वाले पार्ट को क्या कर डाला है, खत्म कर डाला है। अब देखो हम अगली बातें करते हैं। अब बताओ दूसरा जो भौतिक प्रदेश था वो दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा था, बोलो 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 फटाफट बोलो, तो कौन सा था, उत्तर भारत का विशाल मैदान। हेडिंग लगाओ साहब, दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। थोड़ी सी मैं इंक डाल लेता हूँ फिर शुरू करता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे अक्षर। देखिएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान ये क्या है साहब, तो देखिएगा इसका जो निर्माण है पहले मैं बताता हूं। निर्माण हुआ था कब, तो हुआ था प्लेइस्टोसीन काल में, प्लेइस्टोसीन काल में नदियों द्वारा लाए गए औषधों द्वारा निर्मित। पूछे ना आपसे कि जो उत्तर भारत का हमारा विशाल मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ था प्लेइस्टोसीन काल में, और नदियों द्वारा लाए गए औषध के कारण इसका क्या हुआ था साहब, निर्माण हुआ था। आप जानते हो पहले प्रायद्वीप में पठार, उसके बाद हिमालय का निर्माण हो गया था, और हिमालय का निर्माण होने के बाद में हिमालय से जो नदियां निकलती थी वो नदियां अपने साथ क्या लाती थी, औषध लाती थी, और उन धीमी गति से उन औषधों के जमाव होने के कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो गया साहब, मैदान का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, मैदान का निर्माण हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर 3 प्रमुख नदियां बहती हैं, और वो 3 प्रमुख नदियां कौन सी, जैसे कि मैं बात बताता हूँ यहाँ पर इस तरह आपको मैप बना करके। इस तरीके से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी, क्या नाम है उसका, सिंधु नदी। यहीं पर यहाँ पर सिंधु के बाद में 5 सहायक नदियाँ और आती है। एक तो नदी आती है जो झेलम, एक आती है अपनी चिनाब, उसके बाद में एक अपनी आती है रावी, एक अपनी आती है व्यास, और एक इस तरीके से आती है अपनी सतलुज। ये इस तरीके से 5 नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पर एक नदी मेन तो प्रमुख नदी कौन सी है, तो प्रमुख नदी है दोस्त सिंधु। कौन सी प्रमुख नदी है, सिंधु। तो यहाँ पर किसके द्वारा मैदान का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर किसके द्वारा मैदान का निर्माण हुआ है, सिंधु नदी। क्योंकि नदी जहाँ से चलेगी वहाँ पर किसका निर्माण करेगी दोस्त, मैदान का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर जो मैदान का निर्माण किया वो किस नदी ने किया, सिंधु नदी ने। उसके बाद में आप जानते हो कि यहाँ से अपनी कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी। जो अपने कौन से, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। वैसे गंगा नदी का निर्माण बहुत बार नदियाँ गिरने का 5 बार नदियाँ गिरने के बाद में होता है, लेकिन इतने बाद में गंगा नदी यहाँ पर बहती है। तो यहाँ पर कौन सा मैदान होता है, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, यहाँ पर किसका निर्माण होता है, गंगा का मैदान। क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी बहती है, और गंगा और उनकी क्या है, सहायक नदियाँ। तो उन सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर किसका निर्माण होता है, अपने गंगा के मैदान का। और उसके बाद में यहीं से भी एक उत्तर भारत की, और यहाँ से एक अरुणाचल प्रदेश की नदी प्रवेश करती है। उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र
नदी। तो यहाँ पर जो मैदान का निर्माण हुआ असम वाले क्षेत्र में, वो मैदान का निर्माण कौन सी नदी ने किया? ब्रह्मपुत्र नदी ने। इसीलिए इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का एक और नाम दिया जाता है, और वो और का क्या नाम दिया जाता है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखो यहाँ पर तो सिंधु नदी मैदान का निर्माण करती है, सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा, और उसके बाद गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर मध्य में निर्माण होता है, और फिर यहाँ पर अपना है जो यहाँ पर असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा क्या होता है? मैदान का निर्माण होता है। इसलिए इसे सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा ये मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ। अब समझ तो आ गई ना इसे क्यों कहते हैं सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान? तो देखे, यानी इसे सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, का मैदान भी कहते हैं। लो साहब, इतनी सी पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा क्यों कहते हैं, ये भी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा अगली बात, हम मैदानों के बारे में अब अगली बात करते हैं। अब वो अगली बात कौन सी करते हैं? तो देखिएगा, देखो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, किसके आधार पर? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, इस निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। किस तरीके से? तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये ऊपरी ऊपर अपना क्या आ गए साहब, इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ये क्या आ गया अपना? पर्वत। क्या आ गया? पर्वत। अब पर्वत से जब नदी चलती है, पर्वत से जब नदी चलती है तो नदी चलने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े क्या होते हैं साहब? बड़े बड़े क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, और उन्हीं पत्थरों को हम क्या नाम देते हैं? बाबर। क्या नाम देते हैं? बाबर। और नदी जैसे ही यहाँ पर पर्वत की तली में आती है, तो पर्वत में तली में आने का यहाँ पर थोड़े कण होते हैं, वो क्या हो जाते हैं दोस्त? महीन कण हो जाते हैं, इसलिए इसे नाम देते हैं तराई। क्या नाम देते हैं? तराई। तो पहले क्या आ गया अपना? भादर, फिर तराई। और उसके बाद में नदी जैसे मैदान में प्रवेश करती हैं तो वहां पर पहले किसका निर्माण होता है? तो पहले निर्माण होता है खादर का। किसका निर्माण होता है? खादर का। और उसके बाद में जो निर्माण होता है वो किसका होता है? बांगर का। किसका निर्माण होता है? बांगर का। तो यही बोलेगा कि नदी एक जब मैदान में, नदी का पर्वत से मैदान में सही क्रम, तो सही क्रम पहले क्या बनती है? पहले भाबर यानी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके बाद में तराई, उसके बाद में खादर, और उसके बाद में बांगर। कई बार क्वेश्चन पूछा इन क्रम के आधार पर, निम्न को सही क्रम में जमाए, बाबर, तराई, खादर और बांगर। तो सबसे पहले जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको तो क्या कहते हैं? बाबर। और जो महीन कण होते हैं उनको क्या कहते हैं? तराई। और उसके बाद में जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या कहते हैं? खादर। और उसको जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या कहते हैं? बांगर। इन दोनों पॉइंटों में को मैं यहाँ पर अलग से देखो समझा देता हूँ। जैसे कि ये नदी बहती है साहब, इस तरीके से ये नदी बहती है, इस तरीके मान लो ये नदी बहती है। यहाँ पर ये नदी चलने के कारण, यहाँ पर ये नदी जब चलती है तो नदी चलने के कारण यहाँ पर जो नदी का जो नवीन जमाव होता है, यानी जो नवीन अवसादों का जमाव होता है, का जमाव होता है, उसे तो कहते हैं खादर। क्या कहते हैं उसे? खादर। यानी इस खादर को हम यूं कहते हैं नवीन जलोढ़ मृदा, यानी क्या कह देते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा। लेकिन नवीन के बाद में यहाँ पर ये बार बार जब नदी बहती है, नवीन के बाद में कुछ कण है जो दूर दूर तक ऐसे चले जाते हैं, और जो दूर दूर तक चले जाते हैं वो कहलाते हैं अपना बांगर। क्या कहलाता है? बांगर। हम इसे कह देते हैं ये जो अवसाद है, इन अवसादों का जमाव अब क्या हो गया साहब? पुराना हो गया। मतलब पहले यहाँ पर अवसादों का जमाव हुआ था, इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी? पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा। और ये कैसी मृदा है? तो ये नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। लो जी, ये इतनी सी मैंने बात है कि पहली बात अपने उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ था, वो निर्माण किसके कारण हुआ? प्लेस्टोसीन काल में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा क्या हुआ था साहब? निर्माण। इसे सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र का भी क्या कहते हैं साहब? मैदान कहते हैं। और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखो इसे 4 भागों में किस तरीके? सबसे पहले बाबर, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो बाबर, और उसके बाद में थोड़े से जो महीन कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तराई। और उसके बाद नदी जैसे ही होती है पुरानी जलोढ़, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे तो कहते हैं खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या कह देते हैं? बांगर। और वैसे मैदानों में कौन सी मृदा होगी? तो मैदानों में कौन सी मृदा होगी? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा होगी? जलोढ़ मृदा। फटाक से आप भी इन चीजों को क्या कर लीजिए दोस्त? नोट कर लीजिएगा।
अब देखिएगा आगे, अब देखिएगा अगली बात। अब जो हमारा ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसका 4 भागों में आगे क्या कर दिया गया, उप विभाजन कर दिया। इसका कितने भागों में आपके उप विभाजन कर दिया, 4 भागों में। एक तो अपना पंजाब का मैदान, एक अपना राजस्थान का मैदान, एक अपना गंगा का मैदान और एक अपना कौन सा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सुन लिया ना, एक तो अपना पंजाब का मैदान, एक अपना राजस्थान का मैदान, एक गंगा का मैदान और एक कौन सा मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो कितने भागों में आपने उपविभाजन किया पर अपने भारतीय उत्तर भारतीय विशाल मैदान का, 4 भागों में। तो देखिएगा, यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान का 4 भागों में उप विभाजन कर दिया, उप विभाजन कर दिया। जो पहला है वो कौन सा है, तो पहला कौन सा है, पहला है पंजाब का मैदान। कौन सा मैदान, पंजाब का मैदान। दूसरा है वो कौन सा है, तो वो है राजस्थान का मैदान। तीसरा है वो कौन सा है, तो तीसरा है अपना गंगा का मैदान। और जो चौथा है वो कौन सा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब देखिएगा, इन मैदानों का निर्माण कौन कौन सी नदियों के द्वारा हुआ, तो पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ था सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। राजस्थान के मैदान का निर्माण है वो चंबल व उसकी सहायक नदी बोल दो, या फिर बनास वह माही नदियों द्वारा। वह कौन सी नदियों द्वारा, माही। यानी राजस्थान के मैदान का निर्माण चंबल, बनास व माही नदियों के द्वारा। गंगा के मैदान का निर्माण तो गंगा और उसकी सहायक नदियों, गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, सहायक नदियों द्वारा निर्मित। और बाद में अपना जो आखिरी ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, नदियों द्वारा निर्मित। अब देखिएगा, अब हम मैदान को अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। तो 4 भाग मैंने उपविभाजन कर, पहले पंजाब का मैदान, फिर राजस्थान का, फिर गंगा का और फिर ब्रह्मपुत्र का। पंजाब का मैदान सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। राजस्थान के मैदान का निर्माण चंबल, बनास व माही नदियों द्वारा निर्मित। और गंगा के मैदान का निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। तो ये जो हमारी जो मैंने अभी स्लाइड बताई है, इस स्लाइड को अब हम अलग पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पंजाब का पढ़ेंगे, फिर हम राजस्थान का मैदान पढ़ेंगे, फिर हम गंगा का मैदान पढ़ेंगे और फिर आखिरी में हम कौन सा मैदान पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र के मैदान को पढ़ेंगे। एक बार फटाक से भी आप इन चीज़ों का क्या कर लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं। देखो साहब, अब आगे तो मैं पंजाब का मैदान है जो, अब पंजाब का मैदान पढ़ा था। देखो पंजाब, पहले देखो ये जो पंजाब नाम आया, ये नाम भी किसके कारण आया साहब, तो देखो एक मैं शब्द लिखता हूं यहां पर, 2 आब। क्या लिखा, 2 आब। ये वैसे शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये शब्द है अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का। 2 आब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का स्थान। 2 आब का मतलब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का स्थान। इसीलिए जो ये पंजाब है, ये पंजाब इसका मतलब 5 नदियों के बीच का स्थान। तो देखो 2 आब का मतलब क्या हो गया, 2 नदियों के बीच का स्थान। तो इसी तरह देखो पंजाब है, ये कितनी नदियों के बीच का हो जाएगा, 5
नदियों के बीच का स्थान। देखो कौन कौन सी, देखो पहले मैं यहाँ पर जो नदी है तंत्र है वो कौन सी नदी तंत्र है, तो वो सिंधु नदी तंत्र है। कौन सा नदी तंत्र है, तो यहाँ पर मैंने बोला ही था सिंधु है, उसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र है। अब देखो सिंधु की कितनी सहायक नदियां, तो दोस्त कितनी सहायक नदियां हैं, 5। कितनी सहायक नदियां हैं, 5। सबसे पहले नदी आती है वो है झेलम। कौन सी नदी, झेलम। झेलम के बाद में एक नदी आती है उसका नाम है चिनाब। चिनाब के बाद में रावी, उसके बाद में व्यास, और व्यास के बाद में सतलुज। कौन सी नदी है, सतलुज। इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से यहाँ से अपनी नदी निकलती है, वो नदी कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु के बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है उसका नाम है झेलम नदी, और ये झेलम नदी यहाँ पर अपनी शेषनाग जेल से तो निकलती है, ये अपनी नदी यहाँ पर चिनाब में आकर जल गिरा देती है। इधर से एक नदी आती है उसका नाम है रावी, और रावी के बाद में इधर से एक नदी आती है उसका नाम है व्यास, और व्यास के बाद में इधर से एक नदी आती है, वो कौन सी आती है अपनी, इस तरीके से सतलुज। समझ गए ना। तो ये इस तरीके से नदियां बनती है उत्तर भारत की, और जो वेदान का निर्माण करती है वो कहाँ पर करती है, पंजाब में। कहाँ पर करती है, पंजाब। तो देखो सिंधु नदी उत्तर, पहले सबसे सिंधु के बाद में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। देखिएगा साहब, थोड़ी सी मैं इंक डाल लेता हूँ, फिर करता हूँ अगली बात। अब देखो अगली बात, इनके मैं यहां पर आपको कौन से जो प्राचीन नाम बता देता हूं इन नदियों का, यहीं पर मैं आपको प्राचीन नाम बता देता हूं क्योंकि कई बार पूछता है। तो देखो झेलम को कौन सी नदी कहते हैं, कहते थे प्राचीन काल में वितस्ता। कौन सी कहते थे, वैदिक सभ्यता में कौन क्या कहते थे, वितस्ता। चिनाब को क्या कहते थे, तो चिनाब को कहते थे अस्किनी। रावी को क्या कहते थे, पुरुषेणी। व्यास को क्या कहते थे, विपासा। और सतलुज को क्या कहते थे, सतुद्री। क्या कहते थे, सतुद्री। तो देखिएगा, यानी पंजाब 5 नदियों के बीच का स्थान, यहाँ पर झेलम, पहले कौन सी, एक तो नदी तंत्र कौन सा, सिंधु। सिंधु में कौन कौन सी नदियां गिरती है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनका जो प्राचीन नाम है, झेलम को क्या कहते हैं, वितस्ता। चिनाब को क्या कहते हैं, अस्किनी। रावी को क्या कहते हैं, पुरुषेणी। व्यास को क्या कहते हैं, विपासा। और सतलुज को क्या कहते हैं, सतुद्री। एक बार आप इतनी सी चीजों का क्या कर लीजिएगा दोस्त, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और उसके बाद में मैं आपको नदियों के दोआब बताता हूं। देखो अब देखिएगा अगली बात, मैंने अभी एक आपको बात बताई थी कि 2 नदियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, दोआब। तो देखो यहां पर एक नदी है इस तरीके से बहती, वो कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु नदी। और यहीं पर एक नदी और आती है, इसका नाम है झेलम नदी। ये कौन सी नदी है, तो ये कौन सी है, झेलम नदी। और उसके बाद ये नदी है, उसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब के बाद में एक और नदी आती है इस तरीके से, इसका नाम है रावी नदी। और रावी के बाद में इस तरीके से एक और नदी आती है, उसका नाम है यहाँ पर इस तरीके से व्यास नदी। व्यास नदी के बाद में एक और नदी आती है, इसका नाम है सतलुज नदी। सतलुज नदी। देखिएगा सिंधु और झेलम के बीच में दोआब भी तो बन रहा है, और यहाँ पर जो ये बीच में जो दोआब बनता है, इस दोआब का नाम है सिंध सागर दोआब। मैंने अभी बोला कि दोआब 2 नदियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, दोआब। तो सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब बनता है उसका नाम है सिंध सागर दोआब। क्या है, सिंध सागर दोआब। उसके बाद में झेलम और चिनाब के बीच में 2 ही नदियां, तो दोआब भी बनेगा। यहाँ पर जो बीच में दोआब बनता है उसको कहते हैं चाज दोआब। क्या कहते हैं, चाज दोआब। उसके बाद में चिनाब और रावी के मध्य, चिनाब और रावी के मध्य यहाँ पर जो दोआब बनता है वो कौन सा बनता है, वो बनता है रचना दोआब। क्या बनता है, रचना
दुआब। और उसके बाद में रावी और व्यास के जो रावी और अपना जो व्यास है इसके बीच में जो बनता है वो कौन सा बनता है, 1 मिनट। अब देखिएगा, अब जो अगली बात है साहब कि जो अपनी रावी और व्यास के बीच में जो दुआब बनता है वो कौन सा, यहाँ पर रावी और व्यास के बीच में, तो ये अपना दुआब बनता है, इसका नाम है बारी दुआब। कौन सा दुआब है, बारी दुआब। और उसके बाद में व्यास और सतलुज के बीच में जो दुआब बनता है वो कौन सा बनता है, वो बनता है अपना बिस्त दुआब। कौन सा दुआब बनता है, बिस्त दुआब। तो ध्यान रखिएगा कि उनकी मध्य में अपने देखो पहले सिंधु और झेलम के मध्य सिंध सागर दुआब, और उसके बाद में अपना सिंधु झेलम और चिनाब के मध्य चाज दुआब, और उसके बाद में चिनाब और रावी के मध्य रचना दुआब, और रावी और व्यास के मध्य बारी दुआब, और व्यास और फिर सतलुज के बीच में कौन सा, बिस्त दुआब। कौन सा दुआब, बिस्त दुआब। तो ये नदियों के बीच के अब मैंने आपको इतनी सी बातें की, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और उस हर ज़रूरतमंद के पास पहुंचेगा जिसको इस क्लास की क्या हो दोस्त ज़रूरत हो। और एक मेरी जो बात है वो बात एक बार बात सुनिएगा, वो कौन सी है कि देखिएगा, हौसले के तर्कस में, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो हर तीर जिंदा रखो, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो हर तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में, चाहे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर भी जीतने की कोशिश जिंदा रखो। तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।